बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं आने वाले परीक्षाओं के लिए। तो चलिए आज की क्लास में जो है हिंदी उपन्यास को हम आगे पढ़ने वाले हैं। आप लोग क्लास में धैर्य के साथ बने रहिएगा, बिल्कुल विश्वास के साथ बने रहिएगा और इन सभी उपन्यास को मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराने की पूरी कोशिश करूँगी और आप लोग भी पूरी कोशिश करिएगा याद करने का, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए या क्लास के कोई पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको जो है आंसर के साथ जो है आपको सभी प्रश्न आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के उपन्यास। सबसे पहले हम देखेंगे हिमांशु श्रीवास्तव, ठीक है। हिमांशु श्रीवास्तव के सभी उपन्यासों को हम याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हिमांशु से आप ध्यान रखेंगे हिम यानी हिम का पर्वत यानी बर्फ का पर्वत, ठीक है ना। हिमालय की तरफ आप जाते हैं, देखते हैं बर्फ का पर्वत जो है वहाँ पे बर्फ जम के जो है पर्वत बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह इमेज आप दिमाग में बनाएंगे। हिमांशु श्रीवास्तव जो है हिम के पर्वत पे रहते हैं, ठीक है। वो जो है क्या करते हैं, हिम के पर्वत को जो है लोहे के पंख से तोड़ने की कोशिश तोड़ते हैं, ठीक है ना। हिम के पर्वत को लोहे के पंख से तोड़ते हैं। फिर जो है नदी फिर बह चली। आप सभी को पता है जब पत्थर को हम तोड़ते हैं, जब हम बर्फ़ को तोड़ते हैं तो वो जो है टुकड़ा होकर जो है पानी बन जाता है, ठीक है ना। ऐसे इमेज बनाइएगा। फिर जो है लोहे के पंख से जो हिम को तोड़ते हैं तो फिर नदी फिर बह चली, जो है पानी बनकर वो नदी में बह चलता है। फिर जो है वहीं पे रथ से गिरी बांसुरी, ठीक है। वहीं पे जो है एक रथ जा रहा है वहीं से उसी पे से बांसुरी गिरती है। अब वो बांसुरी जो है कुहासे में जलती हुई एक धूप बत्ती की तरह दिखता है, ठीक है ना। धूप बत्ती की तरह दिखता है। फिर मैंने कहा, फिर जो है हिमांशु श्रीवास्तव जो कहते हैं कि आप सभी लोग रिहर्सल करो अपनी अपनी कंदील लेकर, ठीक है। कहते हैं रिहर्सल करो आप लोग अपनी अपनी कंदील लेकर, क्योंकि अब हमारा जो है पिछली रात का अंधेरा मिट जाएगा, ठीक है। फिर वहीं पे एक चित्तविद की मयूरी रहती है, कहती है अब तो हमारा ना खुदा है ना सनम, ठीक है। एक बार रिपीट करके आप लोग फिर से याद कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं दूसरे उपन्यासकार के उपन्यास। अब है गुलशेर खां शानी, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे गुलशेर खां शानी जो है ये जो है या इनके वहाँ जो है गुलशेर खां शानी के वहाँ जो है काला जल होता है, ठीक है। इनके घर के पास काला जल होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। काले जल में एक कस्तूरी रहती है। काले जल में कौन रहती है? कस्तूरी रहती है। कस्तूरी के जो है पत्थरों में बंद आवाज़ है। कस्तूरी जो है काले जल में रहती है, तो जल में आपको पता है पत्थर कंकड़ होते हैं, तो उसमें जो है इसकी आवाज़ बंद हो जाती है, यानी पत्थरों में बंद आवाज़। अब वो उसी में से बोलती है साल बनों के दीप नदी और सिप्पियाँ हैं। साल बनों के दीप, यहाँ पे नदी और सिप्पियाँ हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की की डायरी मिलती है। वहाँ पे क्या मिलता है? लड़की की डायरी मिलती है। उस डायरी में लिखा होता है फूल तोड़ना मना है, ठीक है। उस डायरी में क्या लिखा होता है? फूल तोड़ना मना है, सांप और सीढ़ी का, ठीक है। इस तरह से आप रिपीट करके एक बार और सुन लीजिएगा। प्रकाशन वर्ष देखेंगे 65, 64, 64, 67, 70, 73, 80, 83, ऐसे ही याद करिएगा, ठीक है ना। काला जल का विषय वस्तु है बस्तर जिले के जगदलपुर के 2 मुस्लिम परिवार के 3 पीढ़ी की कथा, ठीक है। साल बनों के दीप की विषय वस्तु है मड़िया जनजाति के जीवन का यथार्थ चित्रण। नदी और सिप्पियाँ का है पुरुष मानसिकता पर आधारित उपन्यास है ये, नदी और सिप्पियाँ। सांप और सीढ़ी की विषय वस्तु है बस्तर जिले के आदिवासी की जीवन कथा का अंकन, ठीक है ना। विषय वस्तु को भी आप इग्नोर नहीं करिएगा, पढ़ते चलिएगा उसको। यहाँ पे थोड़ी सा ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। जो कल का प्रैक्टिस सेट है ना, प्रैक्टिस सेट 32, उसमें जो है इस आज के कंटेंट की क्लास के कुछ प्रश्नों को मैंने उसमें सॉल्व करा दिया है, ठीक है ना। तो उसको जो है मैं प्ले लिस्ट में जब डालूंगी तो वहाँ पे मैं 32 और 33 उस पर मेंशन कर दूंगी, ठीक है ना। तो आप लोग परेशान मत होना, ढूंढना नहीं कि 33 जो है प्रैक्टिस सेट कहाँ गया, उसी में मेंशन होगा, ठीक है ना। अब हम आएंगे राही मासूम रजा, ठीक है। राही मासूम रजा के हम देखेंगे यहाँ पे उपन्यास। यहाँ पे जो है सही नहीं है, राही है, राही मासूम रजा, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। राही मासूम रजा जो है, राही मासूम रजा को आधा गांव, राही मासूम रजा को ध्यान रखेंगे, आधा गांव उनको क्या बुलाता था? टोपी शुक्ला बुलाता था, ठीक है।
राही मासूम रजा को आधा गांव टोपी शुक्ला बुलाता था और कहते थे हिम्मत जौनपुरी, हिम्मत जौनपुरी, अगर हिम्मत जौनपुरी ओस की बूंद में आ जाओ, ठीक है, हिम्मत जौनपुरी जो है ओस की बूंद में आ जाओ, दिल एक सादा कागज़ है, ठीक है, दिल एक सादा कागज़ है, सीट 75, सीट नंबर होगा यहाँ पे, सीट नंबर 75, कटरा भी आरजू, ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, है ना। राही मासूम रजा का देखेंगे आधा गांव जो है 1966 में है। गाजीपुर ज़िले के गंगोली गांव के सैयद मुसलमानों की कथा है इसमें। टोपी शुक्ला जो हिंदू मुस्लिम संबंध की समस्या का चित्रण किया गया है इसमें। हिम्मत जौनपुरी का विषय वस्तु है गाजीपुर ज़िले के एक मुसलमान की कथा है। ओस की बूंद 1970 में है, इसमें जो है हिंदी मुसलमान के धार्मिक उन्माद का चित्रण है, ठीक है। दिल एक सादा कागज़ 73 में है। प्रकाशन वर्ष दिल एक सादा कागज़ का दिल ई आ रहा है ना, वो 73 में भी ई आ रहा है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। इसका विषय वस्तु है पाकिस्तान में हस्तांतरित भारतीय मुसलमानों के मोह भंग की कथा। सीट नंबर 75 में सन 1975 ईस्वी के लागू आपातकाल और जनजीवन पर पड़े उसके प्रभाव का चित्रण है, ठीक है। अब सीट नंबर 75 तो आपको याद रहेगा, 2 आप इसमें ऐड कर लीजिएगा तो प्रकाशन वर्ष आपको याद हो जाएगा 77। अब विषय वस्तु उसको सीट नंबर 75 से ही याद करिएगा, 1975 ईस्वी में आपातकाल, इतना याद रखेंगे तो भी याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कटरा भी आरजू का देखेंगे, 78 है इसका विषय वस्तु, विषय वस्तु नहीं, प्रकाशन वर्ष जो है 78 में है। विषय वस्तु है इलाहाबाद के एक मोहल्ले में रहने वाले हिंदू मुस्लिम की कहानी है, ठीक है ना। इसमें जो है राही मासूम रजा के जितने उपन्यास हैं इनकी विषय वस्तु जो है मुसलमानों और हिंदुओं पे ज़्यादा आधारित है, तो इनको ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं हिमांशु जोशी, ठीक है ना। आगे हमने पढ़ा हिमांशु श्रीवास्तव, ठीक है ना। हिमांशु श्रीवास्तव का आप सभी उपन्यास का विषय वस्तु नहीं दिया गया है, प्रकाशन वर्ष दिया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से अगर आप पढ़ रहे हैं तो, ठीक है ना, हम तो उसी बुक से पढ़ रहे हैं तो उसी हिसाब से याद कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हिमांशु श्रीवास्तव है, नाम मिलता जुलता है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, उस पर मैं काम कर रही हूँ। जैसे ही मैं नाटक को मैंने पढ़ा के ख़त्म कर दिया है, उपन्यास को अब ख़त्म होने वाला है, कहानी भी मैं जैसे ही मैं पढ़ा के ख़त्म करूँगी वैसे जो है नाटक, उपन्यास और कहानी तीनों का जो है मिलते जुलते जितने भी नाम हैं, चाहे वो नाटक हो, उपन्यास हो या कहानी हो, वो सब पे मैं काम कर रही हूँ। आधा हो गया है, आधा बाकी है, उस पर मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से सब कुछ बता दूँगी, ठीक है ना। तो आप बेफिक्र रहिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हिमांशु श्रीवास्तव आंचलिक उपन्यासकार हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हिमांशु श्रीवास्तव नहीं, हिमांशु जोशी। हिमांशु जोशी जो है जोश में आकर महासागर में चले जाते हैं, महासागर में जाके अरण्य हो जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं, ठीक है। हिमांशु जोशी जोश में आकर महासागर में चले जाते हैं और अरण्य हो जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं, और कहते हैं कि छाया मत छूना मन, ठीक है ना, छाया मत छूना मन, कागार का आग हूँ मैं, कागार का आग हूँ तुम्हारे लिए, समय साक्षी है, कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान रखेंगे, हिमांशु जोशी महासागर में अरण्य हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ठीक है। कहते हैं वहाँ जाके छाया मत छूना मन, उनकी छाया भी पीछे पीछे जाती है, आपको पता है हम कहीं भी जाते हैं तो छाया तो हमारे साथ रहती है। कहते हैं छाया मत छूना मन, कागार का आग हूँ तुम्हारे लिए, समय साक्षी है सूरज का, ठीक है, इस तरह याद रखिएगा। प्रकाशन वर्ष देखेंगे महासागर का 72, अरण्य 73, छाया मत छूना मन 74, बिल्कुल आसान है, देखेंगे 72, 73, 74, 76, 78, 82, है ना। प्रकाशन वर्ष देखेंगे महासागर का है अंडमान निकोबार द्वीप की आदिवासी लड़की की कथा है, इसमें महासागर से जो है अंडमान निकोबार जो है महासागर है, तो आप इससे भी ध्यान रख लीजिएगा, इसको विषय वस्तु आसानी से याद रहेगा। अरण्य का है पहाड़ी जीवन की व्यथा का कथा है, ठीक है ना। छाया मत छूना मन का है एक लड़की के अपने परिवार के लिए त्याग और बलिदान की कथा है। कागार की आग अल्मोड़ा जिले के लघौना गाँव की गोमती की कहानी है, ठीक है। समय साक्षी है 82 में है, आपात के दौरान देश में फैली अराजकता एवं अस्थिरता का चित्रण है इसमें, ठीक है। सूरज में जो है नायिका गंगी के जीवन का संघर्ष चित्रण है, ठीक है। अब देखेंगे हम आगे विवेकी राय, आगे देखते हैं। विवेकी राय भी आंचलिक उपन्यासकार हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं विवेकी राय। विवेकी राय जो है बबूल के पेड़ पर चढ़ जाते हैं, ऐसे याद रखिए, विवेकी राय जो है अपना विवेक खोकर बबूल के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। क्यों चढ़ जाते हैं? क्योंकि वह पुरुष पुराण से लोक ऋण लिए रहते हैं। विवेकी राय जो है
अपना विवेक खोकर जो है बबूल के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। क्यों चढ़ जाते हैं? क्योंकि वो पुरुष पुराण से लोक ऋण लिए रहते हैं, यानी कर्जा लिए रहते हैं। वहाँ पे चढ़ के जो लिखते हैं श्वेत पत्र पे लिखते हैं, श्वेत पत्र पे जो है पत्र लिखते हैं, कहते हैं कि सोना हो गया माटी अब समर ही शेष है। सोना हो गया माटी समर शेष है। और कहते हैं मंगल भवन नमामि ग्रामम अमंगल हारी देहरी के पार। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा इसको। प्रकाशन वर्ष देख लीजिएगा, विषय वस्तु भी आप लोग देखिएगा। यहाँ पे पुरुष पुराण का विषय वस्तु है दुखनन के द्वारा नए और पुराने संघर्ष का चित्रण है। लोक ऋण में ग्रामीण संस्कृति व आधुनिक संस्कृति के बीच तनाव का चित्रण है। श्वेत पत्र जो है पूर्वांचल के जनजीवन का सजीव चित्रण किया गया है इसमें। सोना माटी उपन्यास में गाजीपुर बलिया के बीच करैल क्षेत्र के जनजीवन का चित्रण है। ठीक है, समर शेष उपन्यास जो है इसमें जो है पूर्वांचल के किसान मजदूर के शोषण एवं उनके संघर्ष की कथा है। मंगल भवन का जो है राष्ट्र निष्ठा एवं देशभक्ति का चित्रण है। नमामि ग्रामम जो है गाँवों की दुर्दशा का अलग अलग शीर्षकों का चित्रण है। ठीक है, अब देखेंगे हम भगवान दास मोरलवाल। भगवान दास मोरलवाल का 3 ही है। काला पहाड़, बाबुल तेरे देश में रेत। भगवान दास मोरलवाल जो है काले पहाड़ पे रहते हैं, कहते हैं बाबुल तेरे देश में रेत है। ठीक है, इस तरह आप लोग याद रखिएगा। प्रकाशन वर्ष देखिएगा, काला पहाड़ 1999 में है, बाबुल तेरे देश में 2004 और रेत 2008। अब हम आते हैं अन्य महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार एवं उपन्यास देखेंगे। ये पहला है यमुना दत्त वैष्णव। यमुना दत्त देखिएगा, आपके अगल बगल में किसी का नाम यमुना हो या आपके रिलेटिव में कोई यमुना नाम से हो तो उनको आप याद कर लीजिएगा, यमुना वैष्णव। शैलवधु है, यहाँ पे वध नहीं है, शैलवधु है। ठीक है, शैलवधु किसका है? यमुना दत्त वैष्णव का, ध्यान रखिएगा। कोहबर की शर्त 1965 में है, किसका है? केशव प्रसाद मिश्र का। ठीक है ना, केशव को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हिरना सांवरी जो है मनहर चौहान का है। ठीक है, हिरना सांवरी। योगेंद्र सिन्हा का है वन के मन में। ठीक है, वन के मन में 1962 में है ये। श्याम परमार का है मोरझाला। श्याम परमार का क्या है? मोरझाला। मधुकर गंगाधर का है मोतियों वाले हाथ फिर कहो सुबह होने तक। मधुकर गंगाधर मोतियों वाले हार लेकर कहते हैं फिर से कहो सुबह होने तक। ठीक है, मायानंद मिश्र माटी के लोग सोने के नैया। मायानंद मिश्र का कौन सा है उपन्यास है? माटी के लोग सोने के नैया। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी आप लोग ध्यान रखिएगा। त्रियुगा उपन्यास किसका है? 1967 में रघुवर दयाल सिंह। रघुवर यानी रघुवर को, राम को याद रखिएगा। 3 युग है ना, त्रेता युग, ऐसे याद रखेंगे। रामदेव शुक्ल का है ग्राम देवता विकल्प। रामदेव शुक्ल के पास विकल्प ही नहीं था, वो जो है ग्राम देवता के पास ही रहते थे, ऐसे याद कर लीजिएगा। हरगुलाल भीतरी कुआं। हरगुलाल कहाँ रहते थे? भीतरी कुआं में। थोड़ा सा मेरा गला खराब है तो आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, इग्नोर करिएगा इसको, है ना, आवाज़ थोड़ी सी होगी। अब हम देखते हैं आगे। प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकारों में क्रमशः यशपाल का नाम जो है पहले आता है। ठीक है ना, क्वेश्चन अगर आता है कि यशपाल जो प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार कौन है तो आप ध्यान रखिएगा, यशपाल। ठीक है, अब इनके उपन्यासों को हम याद करेंगे ट्रिक के साथ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यशपाल, यश को सबसे पहले ध्यान रखेंगे, यश है ना, बहुत यश रहता है इनके पास। ठीक है, इनकी एक पार्टी होती है, पार्टी में जो इनके दादा कामरेड रहते हैं। इनकी पार्टी के कौन होते हैं? दादा कामरेड, जो बाद में जो है देशद्रोही हो जाते हैं। देशद्रोही क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये दिव्या के पार्टी कामरेड हो जाते हैं। ठीक है, याद करिएगा ऐसे। यशपाल, बहुत यश होता है इनके पास। इनके पास एक पार्टी होती है, पार्टी में जो है दादा कामरेड होते हैं। इनके पार्टी के जो मेन होते हैं दादा कामरेड होते हैं, वो जो है बाद में देशद्रोही हो जाते हैं क्योंकि दिव्या के पार्टी कामरेड हो जाते हैं। ठीक है, दिव्या के पार्टी कामरेड हो जाते हैं, जाके उसमें मिल जाते हैं। फिर जो है मनुष्य के रूप में अमिता नाम की एक लड़की आती है। फिर जो है बाद में मनुष्य के रूप में अमिता नाम की एक लड़की आती है जो झूठा सच भाग 1 झूठा सच भाग 2। ठीक है ना, झूठा सच भाग ऐसे
1 2 याद रखिएगा, बोलती रहती है, ठीक है। 12 घंटे तक, झूठा सच भाग 1, झूठा सच भाग 2, 12 घंटे तक बोलती रहती है, ठीक है। तभी उसको जो है अप्सरा श्राप दे देती है, ठीक है। अप्सरा जब श्राप दे देती है अमिता को, तो अमिता कहती है क्यों फंसे हम तेरी मेरी उसकी बात में, क्यों फंसे हम तेरी मेरी उसकी बात में। इसका जो है प्रकाशन वर्ष और सभी यहाँ पे जो विषय वस्तु दी गई है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। दादा कॉमरेड का देखिएगा, क्रांतिकारियों की गतिविधियों के विश्वसनीय चित्रण है। देशद्रोही सन 1930 से लेकर 1942 तक की राजनीति स्थिति का अंकन किया गया है। दिव्या जो है ऐतिहासिक कल्पना पर आधारित उपन्यास है। पार्टी कामरेड जो है कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एवं कार्यक्रम का समर्थन है इसमें। अमिता जो है ऐतिहासिक उपन्यास है, ठीक है। झूठा सच भाग 1, इसमें जो है राष्ट्र विभाजन के त्रासदी का चित्रण है। और झूठा सच भाग 2, इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति एवं देश के विकास तथा देश के भावी में बुद्धिजीवियों की भूमिका का यथार्थ चित्रण है इसमें, ठीक है। 12 घंटे पतिव्रत संबंधी परंपरागत मूल्यों का व्यर्थता है। अब देखेंगे अप्सरा का श्राप ऐतिहासिक व पौराणिक उपन्यास है। तेरी मेरी उसकी बात स्वाधीनता आंदोलन एवं उत्तर भारतीय समाज की राजनीतिक संघर्ष का चित्रण है। क्यों फंसे काम संबंधों की निर्वाध आज़ादी का चित्रण है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे देखते हैं। झूठा सच भाग 2 में प्रकाशित उपन्यास है। झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है। प्रथम भाग का नाम वतन और देश है और दूसरे भाग का नाम क्या है, देश का भविष्य, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। झूठा सच जो है 2 भागों में है। प्रथम भाग का क्या नाम है, वतन और देश, दूसरे भाग का नाम है देश का भविष्य। अब हम आते हैं मन्नन नाथ गुप्त। मन्नन नाथ गुप्त जो है बहता पानी में फंस गए थे चक्कियों पे, ठीक है ना। मन्नन नाथ गुप्त जो है बहते पानी में चक्की में फंस गए थे और आस्तीन के सांप की तरह वहीं छुप गए। वहीं छुपे तो वहाँ पे जो है उनको शहीद और सोहदे मिले। शहीद और सोहदे 2 भाई जा रहे थे, षड्यंत्र रच रहे थे रात और दिन का। वो जो है षड्यंत्र रच रहे थे रात और दिन का कि आधी रात की अतिथि को अल जुल्फ़िकार, ठीक है ना, आधी रात की अतिथि को हम लोग अल जुल्फ़िकार कहकर बुलाएंगे। तो दूसरा जो है कहता है उसका भाई अच्छा ख्याल है भाई, कहता है अच्छा ख्याल है, हम जो है खूब तोड़म फोड़म करेंगे दिन दहाड़े शहादत नामा में, ठीक है ना, ऐसे याद करिएगा। अब हम चलेंगे रामेश्वर शुक्ल अंचल। ये जो है प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं, ठीक है ना, प्रगतिवादी चेतना उपन्यासकार हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल जो है चढ़ती धूप में उल्का पिंड पे चढ़ गए, ठीक है ना, चढ़ती धूप में उल्का पिंड पे चढ़ गए और वहाँ से जो है नई इमारत देखने लगे मरु प्रदीप का, ठीक है। रामेश्वर शुक्ल अंचल से ध्यान रखिएगा, चढ़ती धूप में, अंचल मतलब हमेशा छाए में रहते थे, लेकिन चढ़ती धूप में जो है उल्का पे चढ़ जाते हैं और वहाँ से नई इमारत देखते हैं मरु और प्रदीप का, ठीक है। प्रकाशन पर ध्यान रखिएगा, विषय वस्तु को जरूर देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं भैरव प्रसाद गुप्त। ये भी जो है प्रगतिवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। भैरव प्रसाद गुप्त, भैरव को आप लोग ध्यान रखिएगा, भैरव जी, ठीक है ना। भैरव जो है शोले और मशाल लेकर गंगा मैया के पास जाते हैं। भैरव जो है शोले और मशाल लेकर गंगा मैया के पास जाते हैं और वहाँ पे जाकर वहाँ पे जाके देखते हैं तो जंजीर में एक नया आदमी मिलता है सती मैया के चौरा पर, ठीक है ना। वहाँ पे जो है, फिर से एक बार बताती हूँ आप लोगों को। भैरव प्रसाद गुप्त जो है शोले और मसाल लेकर गंगा मैया के पास जाते हैं। वहाँ पे जाके देखते हैं कि जंजीर में एक नया आदमी मिलता है, उसको लेकर सती मैया के चौरे पे आते हैं, ठीक है। ऐसे उसको लेकर सती मैया के चौरे पे आते हैं, कहते हैं कि तुम चलो सती मैया के चौरे पे, वहाँ पे जो है अपनी धरती है और मुझे आशा है कि कालिंदी और रंभा जो है तुम्हें ठीक कर देंगी, क्योंकि वो नौजवान हैं और वहीं पे जो है काशी बाबू हैं जो भाग्य के देवता हैं, अंतिम अध्याय कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे याद करिएगा, प्रकाशन पर देख लेंगे आप लोग। अब बढ़ते हैं अमृत राय जो है समाजवादी उपन्यासकार हैं, ठीक है। अमृत राय जो है समाजवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। और अमरकांत को आप ध्यान रखिएगा, प्रगतिशील उपन्यासकार है, ठीक है।
देखिए अमृत राय जो है, ये जो है नागफनी के देश में, नहीं, अमृत राय जो है जंगल में जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप जंगल को लेंगे। जंगल में जाते हैं, जंगल में देखते हैं नागफनी का देश है, वहीं पे जो है एक बीज दिखता है। जो वो बीज कैसा दिखता है इनको, हाथी के दांत की तरह। ठीक है, हाथी के दांत की तरह। उसको उठा के कहते हैं कि सुख दुख की भटियाली है धुआं, सुख दुख की भटियाली है ये धुआं। ठीक है, अब हम आते हैं अमरकांत पे। ठीक है, देखिए मेरा मेन मकसद है आप लोगों को याद कराना, तो ठीक है ना, धैर्य के साथ बने रहिएगा। नहीं धैर्य के साथ देखेंगे तो बिल्कुल याद नहीं होगा आपको। ठीक है ना, आपके अगल बगल में क्या हो रहा है कुछ समय के लिए आप लोग भूल जाइएगा। ठीक है, देखिए अमरकांत जो है प्रगतिशील उपन्यासकार हैं, पहले ही बताया मैंने। अमरकांत जो है सूखे पत्ते पर आकाश पक्षी देखते हैं कि एक दिन सूखे पत्ते पर आकाश में पक्षी उड़ रहा है। उसके जो है काले उजले दिन हैं। कहते हैं अपनी ग्राम सेविका से कहते हैं कि तुम बीच की दीवार मत बनो, सुखजीवी बनो, नहीं तो सुंदर पांडे की पतोहू जो है तुम्हें इन्हीं हथियारों से मारेगी। ठीक है, इस तरह आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। यहाँ पे देखेंगे अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को सन 2011 का 45वां भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं भीष्म साहनी। आप सभी को पता है भीष्म साहनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपन्यासकार हैं और इनके सभी उपन्यास भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, देखेंगे भीष्म साहनी के उपन्यास। भीष्म साहनी जो है एक झरोके से कड़ियाँ चुन रहे थे। ठीक है ना, तभी जो है तमाशा हो गया। एक झरोके से जो है कड़ियाँ चुन रहे थे, तभी वहाँ पे जो है तमाशा हो गया, क्योंकि बसंती ने देख लिया। ठीक है, इस तरह याद रखेंगे। भीष्म साहनी जो है झरोके से कड़ियाँ चुन रहे थे, तभी तमाशा हो गया, क्योंकि बसंती ने देख लिया। अब जो है मैया दास की माड़ी आ गई। अब जो है वहाँ पे तमाशा जब हुआ तो मैया दास की माड़ी आ गई। मैया दास की माड़ी आई और उसने बोला कि मैया दास की माड़ी ने बोला कुंतो नीलू नीलिमा नीलोफर। ठीक है ना, यहाँ पे आ गया है, ये ध्यान रखेंगे। नीलू नीलिमा नीलोफर ये नहीं है, ये जो है यहाँ पे 2000 यहाँ पे रहेगा। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे आप लोग। नीलू नीलिमा और नीलोफर। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, 2000 में है ये। ठीक है, थोड़ा इधर आ गया है, इसे टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। देख लीजिएगा एक बार फिर से रिपीट करके जो है ट्रिक आप लोग एक बार और देख लीजिएगा। अब देखते हैं मार्कंडेय का, है ना। मार्कंडेय मूलतः कहानीकार हैं। ठीक है ना, मार्कंडेय जो है मूलतः इनके बहुत सारी कहानी हैं, लेकिन यहाँ पे इनके देखिए 2 ही हैं उपन्यास, जो है 2 ही हैं, सेमल के फूल और अग्निबीज। तो ध्यान रखेंगे, सेमल के फूल जो है 59 में है और अग्निबीज 81 में है। अब आप आते हैं जगदीश चंद्र। ठीक है ना, जगदीश चंद्र जो है यादों के पहाड़ पे जाते हैं। ठीक है, यादों के पहाड़ पे बैठे रहते हैं और याद करते हैं। क्या याद करते हैं? धरती धन न अपना। अब जो है ये धरती धन अपना नहीं है, आधे पुल से लेकर सोचते हैं वो अपनी यादों में खोए हैं। ठीक है ना, यादों के पहाड़, याद ध्यान रखिएगा, यादों में खोए हैं। कहते हैं ये धरती धन अपना नहीं है, आधे पुल से लेकर जो है सब मेरा था। कहते हैं आधे पुल से लेकर सब मेरा था। मन में फिर सोचते हैं, कहते हैं कभी न छोड़ो खेत। मैं तो कहता हूँ सभी से कि कभी न छोड़ो खेत, मुट्ठी भर कांकरी के लिए। ठीक है ना, मुट्ठी भर कांकरी के लिए, जो कभी न छोड़ो खेत। तभी जो है टुंडा लाट जो है घास गोदाम में आया। वहाँ पे जो है नरक कुंड में वास था। नरक कुंड में, घास गोदाम में किसका वास था? नरक कुंड का वास था। तभी जो है लाट की वापसी हो गई। वहीं पे जो है लाट की वापसी हुई। फिर जो है कहते हैं लाट की जब वापसी होती है तो जगदीश चंद्र जो है कहते हैं यह ज़मीन तो अपनी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अब हम देखेंगे विशंबरनाथ उपाध्याय प्रतिबद्ध मार्क्सवाद कथाकार माने जाते हैं, ठीक है ना। इनके उपन्यास हैं रिच, पक्षधर, जाग मच्छंदर, गोरा खाया, दूसरा भूतनाथ आया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, विशंबरनाथ उपाध्याय जो है रिक्ष के पक्षधर थे, तभी कहते हैं जाग मच्छंदर गोरा खाया, तभी दूसरा भूतनाथ आ जाता है। तो कहते हैं जोगी मत जा विशुद्ध हो जा, तभी कठपुतली आ जाती है और विश्वबाहु परशुराम से प्रतिशोध लेने लगती है। इस तरह आप लोग याद रखिएगा। अब हम देखते हैं हृदय प्रगतिशील उपन्यासकार माने जाते हैं। हृदय, ठीक है, हृदय यानी हृदय से, हृदय में उनके जो है गांठ बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो हत्या होते देख लेते हैं, हत्या होते देख लेते हैं। कहते हैं यह जो है एक कहानी का अंतहीन है, तभी जो है सफ़ेद घोड़ा लाल सवार पे आता है। सफ़ेद घोड़ा जो है लाल कपड़े पहन के सवार होके आता है, बिल्कुल सांड की तरह। उसको देखकर जो है कहते हैं विशंबरनाथ जो कहते हो पुनर्जन्म का दंडनायक लग रहा है, ठीक है। उसको देख के कहते हैं ये तो पुनर्जन्म का दंडनायक लगता है। तभी जो है पगली घंटी बजाने लगती है, तभी जो है पगली घंटी बजाने लगती है। कहाँ पे? किस्सा हवेली में, ठीक। अब हम बढ़ेंगे आगे। एक मिनट, थोड़ा सा पानी पी लूँ। अब हम देखेंगे बुद्धि उजिमा। बुद्धि उजिमा जो है प्रगतिवादी उपन्यासकार है। इनका है एक चूहे की मौत 1971, फैंटेसी शैली में लिखा गया प्रतीकात्मक उपन्यास है। चोगों की वापसी, ठीक है, ऐसे याद करिएगा। बुद्धि उजिमा जो है एक चूहे की मौत के बाद जो है छोकों की वापसी हुई, ठीक है। उसके बाद जो है अपुरुष आया छठा तंत्र में, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा इसको। उसके बाद है सभा पर्व, ज़्यादा नहीं है इनका, एक चूहे की मौत, छोकों की वापसी, अपुरुष, छठा तंत्र, सभा पर्व, ठीक है। प्रकाशन वर्ग देख लीजिएगा और विषय वस्तु भी आप लोग पढ़ लेंगे। अब हम देखेंगे आगे। बुद्धि उजिमा ने एक चूहे की मौत में कथा सतीसार और काका की मेटामॉर्फोसिस नामक कहानी के शिल्प का प्रयोग किया है, ठीक है। यहाँ पे जो है बुद्धि उजिमा ने एक चूहे की मौत में कथा सरित सागर और काका की मेटामॉर्फोसिस नामक कहानी के शिल्प का प्रयोग किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के उपन्यास देखेंगे। अचला एक मना स्थिति भगोड़ा। अचला जो है एक मना स्थिति था, वो जो है भगोड़ा था, शोक संवाद में नहीं आया। मेरा नाम तेरा नाम लेकर जो है मेरा नाम कहता था, मेरा नाम तेरा नाम हम सब मनसाराम। शांति जो है भंग कर दिया और पंचतंत्र में जाकर दंड विधान करने लगा। ऐसे याद कर लीजिएगा। अब है जगदम्बा प्रसाद दीक्षित। जगदम्बा प्रसाद दीक्षित जो है कटे हुए आसमान पे मुर्दा घर में चले गए, कटे हुए आसमान की तरफ मुर्दा घर में चले गए जहाँ पे अकाल था, ठीक है। ऐसे ध्यान रखिएगा, 3 ही है इनका, ज़्यादा नहीं है, कटा हुआ आसमान, मुर्दा घर और अकाल। अब हम देखते हैं काशीनाथ, प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं काशीनाथ भी। इनका है काशी का 80, अपना मोर्चा, रेहन पर रघु, महुआ चरित, ठीक है। अब आते हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह। अब्दुल बिस्मिल्लाह का भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनका है समरसेस है, जिनी जिनी बीनी चदरिया, जहरबाद, दंत कथा, मुखड़ा क्या देखें, अपवित्र आख्यान, रावी लिखता है, ठीक है। इनके जो है ये कुछ उपन्यास हैं, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं संजीव। ये भी जो है संजीव भी है प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपन्यासकार हैं, ठीक है। संजीव जो है किसान की अहेरी के वहाँ सर्कस देखने जाते हैं। संजीव सर्कस देखने जाते हैं, कहाँ पे? किसान के अहेरी के वहाँ। वहाँ पे देखते हैं आग जल रहा है, तो कहते हैं सावधान नीचे आग है, ठीक है। उस आग की जो है धार बहुत तेज़ थी। पैरों तले के दूब जो था, कहाँ पे था? पैरों के तले के दूब जो था वहीं से जंगल शुरू होता था। कहते हैं पैरों तले जो वहाँ पे दूब था वहीं से जंगल शुरू होता था। मैंने वहीं से अपना जो है सूत्राधार बांध लिया और आकाश चंपा के पास चला गया, ठीक है। ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को मैं याद कराऊँ, ठीक है। बशर्ते आप लोग जब तक याद नहीं करेंगे मन से तब तक आपको ध्यान में नहीं आएगा, ठीक है ना। और इससे संबंधित जो है प्रैक्टिस सेट मैंने आपको बताया, मैं क्वेश्चन सॉल्व करा चुकी हूँ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो होगा वो अगले कंटेंट पे होगा, ओके।
तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। इसी तरह अपना प्यार और साथ बनाए रखिएगा। आपके बिना जो है मैं कुछ भी नहीं हूँ। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से बहुत बहुत निवेदन है, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक, नए प्रश्नों के साथ।